खबर सबसे पहले महाराष्ट्र से, जहां सचिन वाजे और मनसुख और परमवीर सिंह के मुद्दे को लेकर सियासत से लेकर कोर्ट कचहरी तक संग्राम छिड़ा हुआ है। राज्यपाल से आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात होनी है, तो सचिन वाजे की आज कोर्ट में पेशी भी है। वाजे को लेकर एटीएस सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 मार्च को वाजे ने फोन करके मनसुख हिरेन को थाने बुलाया था। 3-4 लोग भी और साथ थे। बाद में दफ्तर लौटकर वाजे ने रेड के जरिए जांच को गुमराह करने की कोशिश की थी। गुन्हा नोंद केल्यास दुसरा दिवशी दिनांक 8/3/21 रोजी फिर्यादमधील संशयित आरोपी सचिन वाजे यांचा जबाब नोंदवण्यात आला। त्यांनी चौकशीमध्ये त्याचे विरुद्ध सर्व आरोप फेटाळून लावले। नमूद स्कॉर्पिओ गाडी ही आपल्या ताब्यात कधीही नसल्याचे सांगितले व मृत व्यक्तीसोबत कोणताही संबंध नसल्याचे सांगितले। त्यामुळे सदरचे सदर गुन्ह्याबाबत कसून चौकशी करणे आवश्यक असल्याने त्याचे विरुद्ध ट्रान्सफर वॉरंट प्राप्त केले असून एनआयए कोर्टमध्ये आरोपीचा ताबा घेण्याकरता आम्ही 25 तारीखला तिकडे अपील करू। तो इस मामले को लेकर और जो नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं उसको भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो अब ये जांच एनआईए के पास चली गई है मनसुख हिरेन मामले की भी, लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात की है, तो वहीं जांच को लेकर वाजे का मामला आज कोर्ट में जाएगा। आज अदालत में अर्जी सचिन वाजे की है, लेकिन इस बीच इंफॉर्मेशन ये भी सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में कि सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन को फोन किया था, उसे थाने बुलाया था और 3 से 4 लोग और इस मुलाकात में शामिल थे। सूत्रों से ये जानकारी मिली है। क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया मनसुख हिरेन को। कार के भीतर ही 3 से 4 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चेहरे पर भी चोट के कई निशान थे। बेहोश होने के बाद मनसुख हिरेन का गला घोंट दिया गया। हत्या के वक्त सचिन वाजे भी मौके पर मौजूद था। तो ये बेहद गंभीर आरोप इस वक्त सचिन वाजे के ऊपर मनसुख हिरेन मामले को लेकर भी। हालांकि अब इन्वेस्टिगेशन एटीएस के पास से एनआईए के पास चला गया है। हमारे साथ मुंबई से पंकज उपाध्याय इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो सचिन वाजे की भूमिका को संदेह के दायरे में बहुत गहरे तक ले जाते हैं, लेकिन ये जो नई इंफॉर्मेशन आई हैं, अब कैसे एनआईए इस पर आगे बढ़ेगी, किस तरह का आप वहां पर इन्वेस्टिगेशन को होता हुआ देख रहे हैं? जी मीनाक्षी, इस कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न तो पहले दिन से ही देखने को मिल रहे थे और अब एटीएस सूत्रों की माने तो इस पूरे हत्याकांड में अब के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे और उनके 3 या 4 साथी थे, उनका बहुत अहम रोल रहा है। यह भी बात सामने आ रही है कि थाने की क्रीक में धकेलने से पहले मनसुख हिरेन को क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह साफ हो गया कि उनके चेहरे पर जो इंजरी मार्क्स हैं वो मौत से पहले के हैं। यही नहीं, जब इस हत्या को अंजाम दे दिया गया तो ये जो लोग थे, इन्होंने वसई में जाके मनसुख हिरेन के मोबाइल फोन को कुछ देर के लिए स्विच ऑन कर दिया गया था, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को मिसगाइड किया जा सके। उसके बाद रात के 11 बजे यानी 4 मार्च को सचिन वाजे की लोकेशन साउथ मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट के पास पाई जाती है। यह भी एक तरीके से सुनियोजित तरीके से इन्वेस्टिगेटर्स को मिसगाइड करने के लिए प्लान बनाया गया था। न सिर्फ ये, बल्कि उसके बाद सचिन वाजे ने अपनी टीम के साथ मिलकर डोंगरी इलाके में एक बार पर रेड भी करी थी, यानी मेटिकुलस प्लानिंग यहां पर रची गई थी। एटीएस के जो सोर्सेस है वो ये सस्पेक्ट कर रहे हैं सचिन वाजे का इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा। गुजरात से सिम कार्ड्स आए, उनका इस्तेमाल किया गया। अब हालांकि केस एनआईए को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक एटीएस ने जो पूरे इस केस में जांच पड़ताल करी थी, उसके बाद उनके सूत्रों के हवाले से ये सनसनीखेज खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए पंकज, यहाँ पर यह भी देखना होगा कि ये मामला एंटीलिया से शुरू होता है और उसके बाद एक इसमें कई मोड़ आते चले जाते हैं। और अब तो हम ये देख रहे हैं कि सियासत देखिए किस कदर हो रही है। सदन में आवाज गूंजती है, सांसद इस पर हंगामा करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है। अलग अलग पक्ष राज्यपाल से जाकर मिल रहे हैं और तीनों दल जो जिनकी एक साथ सरकार है उन्होंने भी आपस में मुलाकात की है। लेकिन ये बताइए, यहाँ पर जो शिवसेना सवाल उठा रही थी कि एनआईए को ये जांच दिए जाने का मकसद क्या है, जबकि एनआईए तो आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों का इन्वेस्टिगेशन करती है। जी हाँ, देखिए ये एक ऐसा मामला है
जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेगी। कारण उसका यह है कि भारतीय जनता पार्टी समझ गई है न सिर्फ शिवसेना बल्कि पूरी एमवीए इस मामले को लेकर बैकफुट पर है। डे वन से हालांकि शिवसेना कहती हुई आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल एजेंसीज का सहारा लेकर जो स्टेट के राइट्स हैं उसके ऊपर एनक्रोच कर रही है और उनको हैरानी नहीं हुई जबकि इस केस पे भी उन्होंने एनआईए को यहां पर दाखिल कर दिया। जबकि शिवसेना का कहना था कि जो एटीएस है वो पूरी तरीके से काबिल है इस केस को सुलझाने में, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को वीकन करना था, स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना था, इसलिए एनआईए को यहां पर महाराष्ट्र में भेज दिया गया। लेकिन ये लड़ाई हम पहले दिन से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में। कल हमने ये भी देखा कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में तमाम नेतागण गवर्नर से जाके मिले और ये भी कहा कि अब जो सरकार है वो हर एक फ्रंट में विफल होती जा रही है। उसके ऑपोजिट कांग्रेस और तमाम नेतागण हैं, उनका कहना है कि वो भी अब गवर्नर से मिलेंगे। हालांकि गवर्नर 28 तारीख तक नहीं है। देखिए आप अलग अलग दलों का जिक्र यहाँ पर पंकज कर रहे हैं, तो एक बार वो बयान भी सुनवा देते हैं कि कैसे मुंबई से लेकर दिल्ली तक बीजेपी बनाम शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सियासत में आरोपों का शोर तेज हो रहा है। दोषी मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, वे अभी भी अपने एयर कंडीशन बंगलों में बैठ करके उनका काम चल रहा है। ना वे इस्तीफा देंगे ना वो जनता के सवालों का जवाब देंगे। महाराष्ट्र की सरकार कान खोल करके सुन ले। अतीत में भी देखा है कि दुर्योधन का अहंकार बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाया था। झूठ को बहुत लंबी आयु नहीं होती। महाराष्ट्र सरकार के दागी मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। इस तरह से ये भाषा का खेल, शब्दों का खेल बीजेपी का है। कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए लोगों को बीजेपी राजनीति के लिए अगर इस्तेमाल करती है तो लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। साहब खुद चाहते हैं प्रोब हो, जांच हो। अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री है वो खुद चाहते हैं जांच हो, चाहते हैं ना, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ये जांच अधिकारी नहीं बन सकता। अगर रिटायर कोई हाईकोर्ट जज हो या और कोई है, आप जाकर मुख्यमंत्री से बात तो करिए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने जाकर बात तो करनी चाहिए कोई प्रस्ताव लेकर। जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है तब तक ऐसा कोई हम पर नहीं होगा। शायद कांग्रेस की ओर से इस गंभीर प्रकरण के बारे में अगर जांच की वो मांग कर रहे या फिर वो। और आइए खबर आपको दिखाते हैं दिल्ली से, जहां प्रगति मैदान के पास एनकाउंटर में टॉप मोस्ट बदमाशों को गोली लगी है। भैरव सिंह रोड पर क्राइम ब्रांच का यह एनकाउंटर हुआ। दोनों इनामी बदमाशों को पकड़ लिया गया है। क्राइम ब्रांच की जाबाज महिला सब इंस्पेक्टर प्रियंका ने बदमाशों की गोली का सामना करते हुए मौके पर मौजूद रही और उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में हालांकि गोली भी लगी। एक टीम को प्रियंका भी लीड कर रही थी। प्रियंका की जवाबी फायरिंग से घायल हुए बदमाश को पकड़ा जा सका और पहली बार दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर में महिला सब इंस्पेक्टर ने ऑपरेशन के बाद बदमाशों को पकड़ा है। किडनैपिंग जैसी बड़ी वारदातों को दिल्ली के अंदर अंजाम दे चुके दो नामी बदमाशों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने धर दबोचा है। गुरुवार की सुबह दिल्ली के प्रगति मैदान भैरव सिंह मार्ग के पास दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम को ये सूचना मिली थी कि रोहित, जो कि कई बड़ी वारदातों को साउथ दिल्ली के अंदर अंजाम दे चुका है, जिनमें किडनैपिंग, साकेत कोर्ट के बाहर मर्डर जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। और उसका साथी टीटू जो है वो इस रास्ते से होकर के गुजर रहे वाले थे, जिनको क्राइम ब्रांच टीम की तरफ से ट्रैप लगा करके रोका गया, लेकिन ये रुके नहीं। इन्होंने क्राइम ब्रांच टीम पर जो है वो फायरिंग कर दी। इसमें कई राउंड जो है वो फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच टीम की तरफ से भी जो है वो इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें दोनों को पैर पर गोली लगी, जिनको फिलहाल अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। ये अगर बात की जाए तो क्राइम ब्रांच टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। वायरस के खिलाफ इंसान की जंग जारी है। आपको अपने आसपास ही सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के कई मामले मिल जाएंगे। हैरत की बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सीख देने के कार्यक्रमों में भी उल्लंघन दिखाई दे रहा है। 2 गज की दूरी न होने और चेहरे पर मास्क न पहनने के मामलों पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर की 56 दुकान मार्केट में लोगों के बीच 2 गज की दूरी रहे, इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज गोला बना रहे हैं। लेकिन यहाँ जो लोग खड़े हैं उनके बीच भी दूरी नाप लीजिए।
नाप क्या लीजिए, भांप लीजिए कि कार्यक्रम सरकारी है, योजना को बस कागज पर दिखाने की पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान चला है ताकि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जो तोड़े उन्हें रोका टोका जाए। लेकिन रोको टोको तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं चल सका, कहीं और क्या चलेगा। यहाँ भी नाप लीजिए, 2 गज की दूरी 2 लोगों के बीच मिल जाए तो ही कहिएगा। कोला बनाने के बाद माननीय सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा ही रहे थे कि मीडिया का सवाल उन्हें शूल की तरफ चुभ गया। सर एक बात है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन जगह जगह किया जा रहा है, क्या सख्ती की जाएगी? अभी जो आप गोले बना रहे थे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है। देखिए धज्जियां नहीं तो देखिए कुल मिलाकर के अभी आप कहेंगे कि पिताई की मास्क लगा करके इंटरव्यू। अभी आप देखिए, अभी आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं। देखिए तो आप भी खड़ा है मेरे पास, आप क्या हुआ है मेरे पास। आजकल चुनाव भी चल रहे हैं, रैलियां भी चल रही हैं। कोविड के प्रोटोकॉल, उसकी गाइडलाइन का हश्र क्या है आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दो गज की दूरी के बिना सब चल रहा है तो फिल्म का प्रमोशन भी चलेगा ही। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में कन्नड़ फिल्म युवा रत्ना के कलाकार पुनीत राजकुमार के फिल्म प्रमोशन का ये दृश्य देख सकते हैं। ये वीडियो गुजरात के तापी में शादी के दौरान हुए डांस का है। वीडियो वायरल हुआ है तो आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है। जिम्मेदारी सिर्फ उनके लिए नहीं जिनकी बातें हमने अपनी इस रिपोर्ट में की है, बल्कि ये पोस्ट कोरोना युग का नागरिक शास्त्र है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ना खुद को मुसीबत में डालना है। लोग कृपया ध्यान दें कि कोविड महामारी का संक्रमण दोबारा तेजी से बढ़ रहा है। इस स्थिति में अपने आप की एवं दूसरों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक दवाई है, फिर भी कड़ाई तो जरूरी है। सूरत से गोपी खंड और इंदौर से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक सभी लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट कहती है कि कोरोना के संक्रमण काल ने भारतीय परिवारों का कर्ज का बोझ बढ़ा दिया है। परिवारों की बचत घटकर 10% के नीचे चली गई है और जब कोरोना का संक्रमण नए रूप में दोबारा हमलावर हो रहा है तब वैक्सीन की कद्र न करने वाले लोगों को जागरूक करना जरूरी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,239 केस आए हैं और 277 लोग दम तोड़ चुके हैं। जिन 6 राज्यों में 81% केस सामने आए हैं उसमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरे नंबर पर कर्नाटक, चौथे नंबर पर गुजरात, 5वें पर छत्तीसगढ़ और 6ठे पर तमिलनाडु। लेकिन जिस पंजाब में कोरोना सबसे ज्यादा जानलेवा रूप में है, वहाँ पर न तो लोगों को मास्क पर भरोसा है और न ही वैक्सीन पर विश्वास। पंजाब को केंद्र सरकार से 17,80,000 कोविड वैक्सीन की डोज मिली, जिनमें सिर्फ 6 लाख डोज का इस्तेमाल हो पाया है, यानी 9,80,000 डोज बेकार पड़ी है। ये सब तब है जब पंजाब में कोरोना से मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। वैक्सीन को लेकर काफी भ्रांतियां फैली हैं। भ्रांतियां न केवल आम लोगों में बल्कि पंजाब के स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारियों में भी भ्रांतियां हैं, जिनके चलते वो खुद वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। बात डोजेस की करें तो 9 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस अभी इस्तेमाल नहीं की जा सकी हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2,254 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं और कोरोना की वजह से 53 लोगों की जान दी जा चुकी है। फिर भी जनता छोड़िए, राज्य के 2,27,000 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन को लेकर उदासीन। पहले ज्यादातर कर्मचारी वैक्सीन लगवाने को राजी नहीं हुए। बाद में राज्य सरकार की सख्ती से इन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज तो लगवा ली, लेकिन दूसरे चरण के टीकाकरण के लिए सिर्फ 78,439 स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पताल पहुंचे। तो क्या वैक्सीन को लेकर गलत सोच पंजाब में कोरोना के सबसे खतरनाक रूप के लिए जिम्मेदार है? इस बारे में रिपोर्टर मंजीत सहगल ने पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के निदेशक डॉक्टर जीबी सिंह से पूछा। हमें दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर लोग जो है हमारे, वो थोड़ा डिलेड रिस्पांस है उनका,
और मेरी रिक्वेस्ट जो है वो लोगों से मैं यही करूंगा कि पता नहीं क्यों लोगों को ये लग रहा है कि शायद वैक्सीन जो है बहुत जल्दी में आई है, पता नहीं वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है। मैं इसके लिए बड़ा क्लियर हूं इस बात के लिए कि जो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं दोनों, चाहे वो कोविशील्ड है चाहे कोवैक्सीन है, दोनों वैक्सीन इफेक्टिव हैं। वैक्सीन को लेकर पंजाब के लिए सोच बहुत घातक साबित हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार जनवरी और मार्च के बीच एनसीडीसी को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो 400 नमूने भेजे थे, उसमें से 326 में यूके का स्ट्रेन पाया गया। मतलब कोरोना के नए केस में 80% से ज्यादा मामले यूके स्ट्रेन से जुड़े हैं। नवा जिहड़ा यूके वायरस जिहड़ा डिटेक्ट होया उन्हें काफ़ी साडे जिहड़ी लोकां दी सेहत खराब की है और काफ़ी लोग उहदे नाल बीमार होए ने। पिछले दिने सैंपल जिहड़े भेजे सीगे दिल्ली असीं जिहड़ी लैब दे विच ਉਹਦਾ ਨਾਮ NIG शायद की ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 326 ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ यूके वायरस ਦੇ पाए गए। यानी पंजाब में मामला बहुत गंभीर है, कभी भी हालात महाराष्ट्र जैसे हो सकते हैं। इसीलिए राज्य सरकार को 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा और स्कूल कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद करना पड़ा। लेकिन मास्क और वैक्सीन को लेकर पंजाब के लोगों का अविश्वास कोरोना के खतरे को बद से बदतर कर सकता है। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। बंगाल में आज पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन आरोपों का शोर थम नहीं रहा। अब ममता की चोट और लिबास पर जुबान का ब्रेक फेल हो गया है। প্লাস্টার কাটা হয়ে গেল, ফের ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। কত নাটক দেখবো। আর एक्चुअली दिलीप घोष जो कल्चर में है, कल्चर से पड़े हुए हैं, नागपुर में वहाँ का हाफ पैंट का ही बारमूडा का ही वो तरीका है। उधर में बारमूडा ही चलता है। तो बारमूडा बंगाल में लड़की लोग, बारमूडा में ये कोई दूसरा स्टेट नहीं है। बारमूडा खराब भालो हम नहीं बोलेगा, लेकिन बंगाल को लड़की लोग बारमूडा पहन के बाहर में नहीं जाते। लेकिन शायद उनको ऐसा लड़की लोग को पैर देखने में अच्छा लगता है, ये हो सकता है। ये तो इट इज अ पार्टी ऑफ ऑल साइकियाट्री पेशेंट्स। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। তিনি কি বলছেন, আমি তো একজন মহিলা, আমাকে ভোট ভিক্ষা দিন। আমি বাংলার মেয়ে, লোকে বাংলার মেয়েকে চায়। বাবা বাংলার মেয়েদের যা দুর্দশা করেছে আর কেউ চায় না তাকে। এবার মেয়ের হাত থেকে মুক্তি চায়। আপনারা জানেন বাড়িতে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে সে মেয়ে বাপের বাড়ি বেশি দিন থাকলে লোকে, ये सब साइको है। एक आदमी बोल रहे मारবেন না বলবেন না, আবার কি জল দিলেই পড়ে যাচ্ছে। দিলীপ ঘোষ একবার বলছে, অ্যাকচুয়ালি দিলীপ ঘোষ এসব বলছেন, দিলীপ ঘোষ জানেন না, লোকে বলছে যে আলো মানে ফিলিপ আর পাগলা মানে দিলীপ। দিলীপের উত্তর দেওয়া। तो पहले चरण से पहले जिस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, बयानों में जितनी तल्खी दिखाई दे रही है वो आपने देखा, लेकिन 27 मार्च पहले चरण का मतदान होगा और आज शाम से प्रचार ठप हो जाएगा। আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন। 2 मई দিদি যাচ্ছে। চাইনা চাইনা, বিজেপিকে চাইনা, চাইনা চাইনা, রাবণদের চাইনা। জয় পুরুলিয়া। ये पश्चिम बंगाल की सत्ता का संघर्ष है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थमने वाला है। उससे पहले सारी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उनका जख्मी पैर भी उनके हौसलों के आड़े नहीं आ रहा। ममता बनर्जी आज 4 रैलियां करने वाली हैं। 11 बजे ममता बनर्जी की सागर में रैली होगी। इसके बाद पाथर प्रतिमा में ममता बनर्जी रैली को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी मेदिनीपुर और दांतन में भी रैली करेंगी। टीएमसी नेता और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पुरुलिया के बर्दवान में रोड शो करेंगे। अभिषेक बनर्जी बागुंडी और डायमंड हार्बर में भी रोड शो करेंगे।
भाइयों बहनों, यह अराजकता बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। मंदिर में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज भी बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार के मैदान में उतरेंगे। झारग्राम में गृह मंत्री अमित शाह की रैली होगी। अमित शाह की इस रैली में फिल्म अभिनेता और हाल ही में बीजेपी में आए मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल होंगे। इसके अलावा नंदीग्राम में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होगी। पश्चिम बंगाल की इन सीटों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। टीएमसी की नेता और बंगाल की प्रसिद्ध अभिनेत्री जून मालिया मेदिनीपुर सीट से टीएमसी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ समित दास को प्रत्याशी बनाया है, जबकि सीपीआई ने यहां से तरुण घोष को मैदान में उतारा है। झारग्राम सीट से अभिनेत्री और टीएमसी नेता वीर बाहा हांसदा मैदान में है। बीजेपी ने उनके सामने सुखमय सतपथी को मैदान में उतारा है, जबकि सीपीआईएम ने मधुजा सेन रॉय को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता नेपाल चंद्र महतो बागुंडी क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं। माता की पहले चरण में जिन 3 सीटों पर चुनाव होना है, वो इलाका अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। बीजेपी अब यहाँ विकास के लुभावने वादे के साथ आई है। मोदी 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 मोदी। मैं आपको बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको बंगाल के लोगों के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। जिन इलाकों में 27 मार्च को मतदान होगा, वो कभी माओवादियों का गढ़ हुआ करता था। 10 साल पहले बंगाल में सत्ता तो बदली, लेकिन इस इलाके की किस्मत नहीं बदली। चुनाव आ गया, अब सभी दलों के नेताओं को अपनी किस्मत की चिंता है, लेकिन बातें वो इस इलाके की किस्मत बदलने की ही कर रहे हैं। कोलकाता में अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में जंगल महल से जंग की शुरुआत हो रही है। वो जंगल महल जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सीएम का तख्त यहीं से होकर जाता है। यही वजह है कि जंगल महल जीतने के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चंद घंटे ही बचे हैं जब बंगाल के चुनावी समर में पहले चरण के प्रचार का शोर समाप्त हो जाएगा। जंगल महल के इलाके में 27 मार्च को मतदान होना है। जंगल महल एक ऐसा इलाका जो कभी लेफ्ट का गढ़ रहा, बाद में ममता बनर्जी का अभेद्य किला रहा, लेकिन अब बीजेपी की ओर झुकाव नजर आ रहा है। इसी जंगल महल के इलाके में बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक हफ्ते में इसी इलाके में 3 रैलियां कर चुके हैं। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माइक कमीशन में ही डूबे हुए। अमित शाह इस इलाके में रोड शो और रैलियां कर चुके हैं। हजारों लोग इतने छोटे से टाउन के अंदर परिवर्तन के लिए इकट्ठा हुए हैं, ममता को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मोदी जी के समर्थन में इकट्ठा हुए। दरअसल बीजेपी को इस जंगल महल इलाके से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इस जंगल महल इलाके के बड़े नेता जो कल तक टीएमसी में थे, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जो कल तक ममता के सारथी थे, वो सूरमा बनकर सामने खड़े हैं। 7 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनावी समर में उतरे हैं। माना जाता है कि इस इलाके में अधिकारी परिवार की तूती बोलती है और वो ममता बनर्जी को हर हाल में हरा देंगे। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, क्या होगा?
जीतेगा जीतेगा, शुभेंदु जीतेगा 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 जीतेगा। अधिकारी परिवार जीत का दम भर रहा है, मगर ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को लगातार गद्दार कह रही हैं। অনেক সম্মান করতাম, অনেক ভালোবাসতাম। আমি নিজে মা তারার একটা ছবি এঁকে দিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে। আর আজ সেই গদ্দার মির্জাফর বিশ্বাসঘাতকের দল আজ বিজেপিকে হাত ধরে নিয়ে এসছে আর বলছে 2014 সাল থেকে আমাদের সম্পর্ক ছিল, তার মানে ঘরে ঢুকে শীত কেটেছে। এদের থেকে বড় গদ্দার আর কেউ হতে পারে না, মনে রাখবেন। एक जमाने में जंगल महल का इलाका माओवादियों का गढ़ था। समय के साथ माओवादी घटनाएं तो यहाँ कम हुई, लेकिन विकास और तरक्की जस की तस ही रही। पूरा इलाका बेहद पिछड़ा हुआ है। बीजेपी इसे ही मुद्दा बना रही है। बीजेपी कहती है कि कटमनी और तोलाबाजी के चलते यहाँ विकास की रफ्तार सुस्त है। पश्चिम बंगाल की तटीय अर्थव्यवस्था को तृणमूल की तोलाबाज और सिंडिकेट की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। हल्दिया की क्या स्थिति बनाकर रख दी है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। बीजेपी को जंगल महल से इसलिए भी उम्मीदें हैं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी जंगल महल इलाके की 8 सीटों में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी को इस इलाके में 2019 के लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा 47% वोट हासिल हुए थे। इस इलाके में बीजेपी बहुत पहले से ही जमीन तैयार कर रही है। खुद अमित शाह जब इस इलाके में आते हैं तो किसी न किसी आदिवासी के घर भोजन करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी अक्सर इस इलाके का दौरा करते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं का जंगल महल इलाके में जमघट लगना बताता है कि बीजेपी को इस इलाके में बड़ी उम्मीदें हैं। अब इन उम्मीदों पर बंगाल की जनता कितना खरा उतरती है ये तो 2 मई को ही मालूम चलेगा, मगर इतना जरूर है बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे जिताओ। कॉन्फिडेंट हो सर बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत। आई सेड यस आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वो कॉन्फिडेंट है और सिर्फ सालतोरा में नहीं बल्कि बहुत सारे जगहों पे मिथुन बीजेपी के समर्थकों के लिए वो आज रोड शो करेंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ गिरोय, आज तक बांकुरा। तो बांकुरा से आप हमारे संवाददाता सूर्याग्नि का ये लाइव हिस्सा देख रहे थे जब वो यहाँ पर इस रैली को कवर भी कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती आज यहाँ पर आप उन्हें देख रहे हैं रैली में आगे बढ़ते हुए। प्रचार का आखिरी दिन है आज, पहले चरण की वोटिंग के लिए 27 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और बांकुरा में ये स्टार पावर आप बीजेपी का देख लीजिए। कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती और इससे पहले मुलाकातों का एक दौर भी चला जो स्ट्रैटेजी रणनीति बीजेपी की दिखाई दी, क्योंकि बार बार टीएमसी की तरफ से आरोप ये रहे कि बाहरी हैं जो बंगाल में दाखिल हो रहे हैं और इसी बात का जवाब देते हुए बड़े नेताओं ने बीजेपी की तरफ से ये कहा भी है कि बंगाल में सरकार आई तो मुख्यमंत्री बंगाली होगा। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वो कॉन्फिडेंट है और सिर्फ सालतोरा में नहीं बल्कि बहुत सारे जगहों पे मिथुन बीजेपी के समर्थकों के लिए वो आज रोड शो करेंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ गिरोय, आज तक बांकुरा। हमारे साथ सूर्याग्नि बांकुरा से इस वक्त मौजूद है। बांकुरा से और सूर्याग्नि देखिए आप इस वक्त इस रैली को इस कैंपेन को ही कवर कर रहे हैं, चुनावी कैंपेन को। मिथुन चक्रवर्ती तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी जीत हासिल करेगी, लेकिन आज का दिन प्रचार का आखिरी दिन है। बांकुरा में कितनी हलचल आज रहेगी, कौन कौन बड़े लोग आज यहाँ पहुंचने वाले हैं? देखिए अगर हम मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो हमने उनसे पूछा कि उनको क्या लगता है, क्या वो कॉन्फिडेंट रहे बीजेपी को लेकर। उन्होंने कहा आई एम कॉन्फिडेंट, यही उनका
इनके साथ बातचीत हुई हमारी। और अगर हम बांकुरा की नजारा दिखाए, यहाँ पे ये मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो है, ये छोड़कर बांकुरा में आज क्योंकि ये लास्ट दिन है प्रचार का, तो बीजेपी सहित तृणमूल और लेफ्ट सभी जोरों शोरों से अपना प्रचार कर रही है। बैक टू यू। बिल्कुल। और देखिए, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, हालांकि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के भी सदस्य हुआ करते थे और एक बार तो चुनावी सभा में उन्होंने सवाल भी उठा दिया था बीजेपी को लेकर। लेकिन आज देखिए तस्वीर बदली हुई दिखाई देती है। जिस बीजेपी पर सवाल उठाया था उसी के वो मेंबर है। हालांकि कयास ये भी लग रहे थे जब मिथुन चक्रवर्ती शामिल हुए थे बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में ही, कि जिस दौरान नाम अनाउंस होंगे तो क्या वो भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब लिस्ट सामने आई तो ये बात क्लियर हो गया कि मिथुन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपको हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती, और आज आप उन्हें कैंपेन करते हुए देख रहे हैं और सूर्याग्नि लगातार इसी कैंपेन में आगे बढ़ रहे हैं। कितना लंबा सूर्याग्नि ये रोड शो होगा, कहां से कहां तक प्रचार करेंगे, क्या बीच में लोगों से मिलने का भी प्रोग्राम है, कैसे मिथुन चक्रवर्ती का स्टार पावर बीजेपी यूज कर रही है? देखिए, स्टार पावर बीजेपी इस्तेमाल कर ही रही है मिथुन चक्रवर्ती का। ये रोड शो जो है करीबन 3 किलोमीटर का रोड शो होगा। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे सालतोरा में, उनके लिए यहाँ पर कुछ लोग से बात करने की कोशिश करेंगे। मिठुन दा प्रचार করছে কিরকম লাগছে? খুব ভালো লাগছে, ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। ভিড় হচ্ছে হ্যাঁ ভালো। इनसे पूछा कि मिथुन चक्रवर्ती के आने से इन लोगों को क्या लगता है, तो ये लोग बहुत खुश है। पॉलिटिकल करियर को छोड़कर अगर हम सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती के फिल्मी करियर के बारे में बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग खाली पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। और फैन फॉलोइंग का एक नजारा हमारे पीछे है, देखिए, जहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती ये रोड शो कर रहे हैं बांकुरा के सालतोरा में, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक जन सैलाब है। बैक टू यू। तो आगे ये काफिला बढ़ता हुआ आज इसलिए भी यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक चेहरे दिखाई देंगे और तमाम दलों की पूरी ताकत दिखाई देगी जमीन पर, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है। पहले चरण के लिए मतदान के लिए आज शाम को प्रचार थम जाएगा। और तस्वीरें भी आपके सामने, मिथुन चक्रवर्ती जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, आज प्रचार में देखिए उनका ये रोड शो भी इस वक्त चल रहा है। हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल पूछा तो उनका ये कहना था कि पूरा आत्मविश्वास है, बीजेपी सत्ता हासिल करेगी बंगाल में।